हाजिर सुबह के 11:30 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। नाज़रीन, मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो तफसीलात है, जो मालूमात है, वो हम आप तक पहुँचाएंगे और ग्राउंड जीरो से जो हमारे नुमाइंदे भी जुड़ेंगे उनकी जानिब से भी जो मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा साल 2022 का, जिसका अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत हुआ है और जम्मू के अंदर दौरान शब या हम कहेंगे कि अलग सुबह 4 बजे के करीब भगवती नगर जम्मू के अंदर जो बेस कैंप है वहां से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को सुबह के 4 बजे कश्मीर के लिए रवाना किया। और इस हवाले से यहाँ महंत रामेश्वर दास और उसके साथ साथ जो साधु संत समाज के मुत्तअद्दिद लोग उनकी मौजूदगी में इस जत्थे को श्रीनगर के लिए रवाना किया गया या हम कह सकते हैं कि अमरनाथ गुफा के लिए रवाना किया गया। और यात्रियों के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी इकदाम किए गए थे बल्कि दीगर जितने भी लवाजमात हैं वो मामूल की तरह इस बार भी अंजाम दिए गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो इस यात्रा की अहमियत को देखते हुए जो वक्त की सरकारें थी वो हर वक्त अमरनाथ यात्रियों के लिए बेहतर इंतजामात करते आई हैं। यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर एक रिवायत भी रही है कि यहाँ पर मकामी लोगों की जानिब से भी यात्रियों के स्वागत या उनके इस्तकबाल के लिए लंगर का भी एहतमाम किया जाता था। चूंकि हालात बदल गए, अब ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार ही उठा रही है और मौजूदा सरकार की जानिब से यूटी इंतजामिया की जानिब से अब भगवती नगर से जो अमरनाथ यात्रा कैंप के अंदर होते हैं वहां से लेकर कश्मीर तक उनके लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। मैं आई हूँ दिल्ली से और मेरा नाम सानिया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं अमरनाथ जा रही हूँ। बट मतलब मैंने जब हम यहाँ से आ रहे थे घर से तो हम सोच रहे थे कैसे जाएंगे, तो रास्ते में आना तो रेयर था तो हमने बहुत ट्रैवल किया बट हम यहाँ पहुँच गए और उसका प्रॉफिट हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में ना कोई डर नहीं है, कोई आतंकवादी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, टॉयलेट से लेकर पानी तक की बहुत अच्छी सुविधा कर दी और रहने तक की पूरी, और मतलब किसी चीज़ की चिंता ये नहीं, बेफिक्र होके जा सकते हैं हम कहीं भी यहाँ पर। मैं 13 साल से आ रहा हूँ। 13 साल से? हाँ। 13 साल से 2 साल कोविड के नहीं होते तो 15 होता। क्या लगता है कि 2 साल जो कोविड काल के चलते नहीं दर्शन हो पाए तो दिल में क्या रहता था? बहुत अफसोस होता है, बहुत माने। और आज मन कितना अच्छा है। 6 महीने से तैयारियां कर रहे थे हम लोग। किस तरह की तैयारियां थी? अमरनाथ जाने की। बाबा बर्फानी की कृपा से हम 21 साल से लगातार आ रहे। पिछले साल कोरोना के चक्कर में यात्रा नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाबा का आशीर्वाद लेने के हम दोनों भाई यमुनानगर से आए। ये संदीप कुमार, मैं राजेश कुमार जी यमुनानगर से आए। चाहे उन्होंने हमें बाल्टा से आके नहीं जाने, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश पूरी करी। लेकिन जो बाबा जी की मंजूरी थी, उम्मीद है कि बाबा जी से मिलकर 100 में से 500%। चलिए, जम्मू के बेस कैंप से सुबह सुबह के ये तस्वीरें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उसके साथ साथ यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मुतअद्दिद लोग और देवेंद्र सिंह राणा जिनका ताल्लुक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनकी मौजूदगी में इन यात्रियों को अमरनाथ गुफा के लिए रवाना किया गया या हम कह सकते हैं कि कश्मीर के लिए रवाना किया गया। और काफ़ी उत्साह और काफ़ी जोश और जज्बा इन यात्रियों में नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 साल तक जो यात्रा है वो कोविड की वजह से मुतासिर रही है, तो इस वजह से इस बार इन श्रद्धालुओं में, इन यात्रियों में अच्छी खासी चहल पहल और उसके साथ साथ जोश और जज्बा देखा जा रहा है। अनिल शर्मा से हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो से दौरान शब वो यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों के साथ भी बात की है। अनिल, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये यात्री जो लगभग 2 साल के बाद यहाँ पर आए हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तरह से श्रद्धालुओं का जिक्र करें तो काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु जो है वो काफी समय से जो जम्मू में पहुंचना शुरू हो चुके थे। और कल जब हमने लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं एक अलग ही उत्साह था। और जब सुबह सवेरे तड़के 3 बजे हम वहां पर पहुंचे तो श्रद्धालुओं के अंदर और भी उत्साह ज्यादा और भी उजागर होता हुआ नजर आया था। मगर
पहला जत्था यहां से रवाना किया गया तो कुछ और ही अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली और लोगों के अंदर इतना जोश था, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमारे अंदर कोई भी डर और भय जो है वो नहीं है और हम लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन आएंगे। अनिल शर्मा हमें अपडेट कर रहे थे जम्मू से, तकनीकी खराबियों की वजह से या नेटवर्क की कमजोरी की वजह से जो उनके साथ राबिता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं ये जम्मू की हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं काफ़ी जोश जज्बा उत्साह और जो है मोहब्बत जो कि हर धर्म बांटने की कोशिश कर रहा है, हर धर्म जो मोहब्बत का पैगाम अमन का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस यात्रा से भी सभी को यही उम्मीद है कि इससे भी पूरे मुल्क के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोगों या पूरे मुल्क के अंदर जो आम है उनके अंदर जो अमन और शांति का पैगाम जो है वो आम हो जाए। चले जम्मू के बेस कैंप जो कि भगवती नगर में है वहां से यात्री क्या कश्मीर की तरफ रवाना हुए कि यहां पर भी अलग अलग जगहों पर लंगरों का एहतमाम जो है वो पहले से ही किया गया है और इस हवाले से माता खीर भवानी तुलमुला के अंदर भी इसी तरह का इंतज़ाम जो है रखा गया है और इस हवाले से यहाँ पर भी अमरनाथ यात्रियों के लिए मुफ्त लंगर का एहतमाम रखा गया है, यानी राउंड द क्लॉक 24 घंटे किसी भी वक्त कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आ सकता है और यहाँ खाने के बाद यहाँ तनावुल करने के बाद जो है अपना पेट भर सकते हैं या यहाँ से सैर हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ ऐसे यात्रियों के लिए मुकम्मल बंदोबस्त कश्मीर के अंदर रखा गया है। माता खीर भवानी सेवा ट्रस्ट लखनऊ से हूँ। यहाँ माता दरबार में आते हमें 33 साल हो गए। यहाँ मैं शुरू में जब आया तो लोगों ने तमाम बातें ऐसी बताई, लेकिन आने पर यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के कश्मीरी लोगों का व्यवहार और यहाँ के लोगों का रहन सहन देख करके इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं यहाँ आने के लिए मैं मजबूर रहा। और यहाँ यात्रियों से मैं निवेदन करूँगा कि हर अमरनाथ यात्री आने वाले से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वहाँ अमरनाथ की यात्रा में आएँ, खीर भवानी में आएँ और यहाँ माता के दर्शन का लाभ उठाएं। किसी प्रकार का डर नहीं है। मीडिया वाले अगर और कोई किसी प्रकार का, सबसे मेरा अनुरोध होगा कि सब लोग ये लोगों को उत्साहित करें, प्रेरित करें कि यहाँ कश्मीर के लोगों में किसी प्रकार की। चलिए आपने देखा जो बाहर से यहाँ पर लोग आते हैं और फिर ग्राउंड जीरो पर जब वो भी खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर वो खबरें जो आप नेशनल चैनलों पर देखते हैं तो उनकी नफी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला हर शख्स यही कहता है कि अगर अमन का पैगाम मिलता है तो वो कश्मीर से ही मिलता है और यहाँ के हालात ऐसे यात्रियों के लिए हमेशा से ही बेहतर और पुरअमन रहते हैं। बात करते हैं बसंत रथ की, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक आला ओहदे पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर फाइज था, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, सियासत भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिर एक पीटीआई खबरसार इदारे की जानब से जो खबर की गई थी उसमें यही कहा गया था कि पुलिस डिपार्टमेंट को बसंत रथ का जो रेजिग्नेशन है वो मासूल नहीं हुआ। तो इस पर अब जो है सिलसिला तेज हो गया था बहस मुबाहिसे का और इस हवाले से ये भी माना जा रहा है कि बसंत रथ ने जो रेजिग्नेशन दिया है वो उन्होंने डीजीपी पुलिस को एड्रेस नहीं किया था बल्कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस किया था। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन है वो लगातार इस पे बना हुआ है। हमारे साथी साहिल ने इस हवाले से जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या बसंत रथ ने ये रेजिग्नेशन वाकई मुत्तलिकीन को सौंप दिया है या कि फिर उनका रेजिग्नेशन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद है। जानने की कोशिश करेंगे अपने साथी साहिल से। साहिल इकबाल, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस खबर को परस्यू कर रहे थे और गालिबन आपने बसंत रथ के साथ भी बात की होगी, क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन इस बात को लेकर बना हुआ है कि आया बसंत रथ ने रेजिग्नेशन वाकई किसी ऑफिशियल को सौंप भी दिया है या कि फिर अभी इस पर अफवाहें ही चल रही है।
बिल्कुल हिलाल, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 25 तारीख, इसी महीने की 25 तारीख को जब सोशल मीडिया पर यह खबर आम हुई कि 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ ने जो है अपना इस्तीफा जो है भेज दिया है, और साथ ही साथ उसके बाद जिस तरह से अभी आपने कहा कि बहस मुबाहिसे का एक सिलसिला जो है चल रहा है, और हाल ही में एक खबर भी आई जिसमें कहा गया कि पुलिस डिपार्टमेंट को अभी तक उनका जो रेजिग्नेशन है वो नहीं मिला है। तो इस हवाले से हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की, होम सेक्रेटरी जो है जिस तरह से अभी आपने कहा उनसे भी बात करने की कोशिश की, और साथ ही साथ बसंत रथ से खुद भी हमने बात करने की कोशिश की, और कुल मिलाकर ये पता चला है कि अभी जो इन्होंने रेजिग्नेशन भेजा है वो पुलिस डिपार्टमेंट को जो है एड्रेस नहीं किया है, बल्कि होम सेक्रेटरी को एड्रेस किया है। हालांकि हमने होम जो सेक्रेटरी है वहां के ऑफिस बात करने की कोशिश की थी, वहां से जानने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से हमें इस बारे में जो है कोई भी इतला नहीं मिल पाई है अभी तक। और इसके साथ साथ हमने जो बसंत रथ हैं जो कि सस्पेंडेड थे अपनी सर्विसेज से, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, हमने फोन पर उनसे बात की और इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन बसंत रथ ने खुले अल्फाजों में जो है इस पर कोई भी रोशनी नहीं डाली। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और साफ तौर पर यह कहा कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने लेटर में लिखा हुआ है और ये अब सबको पता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात से अब पर्दा उठता नजर आ रहा है कि जो लेटर उन्होंने भेजी है वो सिर्फ एक ऑक्स नहीं है, एक झूठी अफवाह नहीं है, बल्कि सच में जो आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो भेजी है। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल पर ये खबर जो है सबसे पहले उन्होंने शेयर की थी, और उसके बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टेटस पर भी उन्होंने ये लिखा था कि जो पॉलिटिक्स है वो एक नोबल पेशा है, और इससे एक हिंट हमें मिलती है कि बसंत रथ जो है वो अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इस हवाले से भी हमने होम सेक्रेटरी जो ऑफिस है वहां पर बात करने की कोशिश की थी और जानने की कोशिश की थी, लेकिन अभी जराए से कोई भी जो मालूमात है हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर पता चला है कि उन्होंने जो लेटर रेजिग्नेशन जो भेजी है वो उन्होंने एड्रेस जो है वो चीफ सेक्रेटरी को की है, और उसके साथ साथ उसकी कॉपी जो है वो जो है डीजीपी दिलबाग सिंह को भी भेजी है। लेकिन वहां पर अभी साफ तौर पर जो खबर आमने सामने आई है, जो पीटीआई की तरफ से अभी खबर आई थी, इसमें साफ तौर पर ये बताया गया कि उनको अभी तक ऐसी कोई भी रेजिग्नेशन लेटर जो है बहुत बहुत शुक्रिया साहिल पूरी जानकारी देने के लिए। नक्शल में खबर यही है कि रेजिग्नेशन उन्होंने सौंप दिया है, और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जानब से अगरचे अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ये जरूर कहा है। हालांकि अगरचे इसमें यह दिखाया गया कि कॉपी टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को अभी तक इसकी कॉपी मासूल नहीं हुई है। कब इसका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, और क्या उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया भी जाएगा, और क्या उन्होंने वाकई ये भेज दिया, और क्या चीफ सेक्रेटरी एक रेलेवेंट पोस्ट है जहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा भेजना है, इस पर अब आने वाले वक्त में ही असल मालूमात पता चल सकते हैं। लेकिन बसंत रथ के बारे में यही कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर जम्मू के मुकाबले में काफ़ी मारूफ थे, क्योंकि कश्मीर के अंदर उन्हें एक ऑनेस्ट ऑफिसर के तौर पर भी तस्वुर किया जाता था, और उसके मुतालिक यही कहा जाता था कि वो ज़्यादा जो है फ़र्क है छोटे और बड़े में नहीं करता था, चाहे बड़ा ऑफिशियल होता या कोई छोटा कोई भी वायलेटर होता, तो उसकी जो कार्रवाई होती थी वो सेम होती थी। तो उसके अलावा बसंत रथ अपने मिजाज के मुताबिक भी, अपने मिजाज के तौर पर भी काफ़ी डिफरेंट ऑफिसर तस्वुर किए जाते थे। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि दिल्ली पुलिस की जानिब से एक जर्नलिस्ट जुबैर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साल 2018 के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट डाला था या ट्वीट किया था, जिसको बुनियाद बनाकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, और कार्रवाई के तहत न सिर्फ उन्हें हिरासत में लिया गया बल्कि एफआईआर भी दर्ज की गई है। और जुबैर के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी इस पर रिएक्शन जो है वो आ रहा है। इस हवाले से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि सीपीआईएम के लीडर हैं, उनकी जानिब से भी इस पर जो है शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है, और उन्होंने कहा, यानी तारिगामी ने कहा कि आज की सूरत हाल में जुबान खोलना और सच बोलना जुर्म बन गया है। जो सरकार के हाँ में हाथ मिलाए वही हर्फ आखिर बन जाता है। जुबैर ने क्या गलती की थी, ये तारिगामी ने सवालिया अंदाज में किया।
उन्होंने कहा कि जुबैर ने क्या गलती की थी। 2018 के मामले में आज गिरफ्तारी हुई। वो दरअसल सच और झूठ का ऑपरेशन करते थे और यही उसका कसूर बन गया। सिर्फ तारिगामी नहीं बल्कि मुतअद्दिद सियासी जमातों के लीडरान की जानब से पूरे मुल्क के अंदर इनकी हिरासत में लिए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर काफ़ी गमो गुस्से का भी इजहार किया गया और मरकज़ी सरकार को, दिल्ली पुलिस को शदीद नवीयत के जो है निशाने भी उन पर लगाए गए। लेकिन इसके साथ साथ यूएन के यानी यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन की जानब से भी इस पर जो है शदीद बरहमी का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा कि किसी भी सहाफ़ी को कुछ लिखने पर, कुछ ट्वीट करने पर, कुछ बोलने पर जेल नहीं भरा जा सकता है। तारिगामी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको अब तक पहुंचाते हैं। जो एक तरीक़ेकार बन चुका है हुक्मरान पार्टी का, झूठ बोलते जाओ, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ करके पेश कर लो और उस हद तक भी जाना है ताकि झूठ को सच माने आवाम। जुबैर और उसके साथियों की कोशिश क्या थी कि झूठ का पर्दाफाश हो, हक़ाइक़ को सामने लाया जाए और वो न्यूज़ आवाम तक पहुंचे, वो खबर आवाम तक पहुंचे जो हकीकी हैं, जो सच है। ये कसूर है जुबैर का और उनके साथियों का। जुबैर ही नहीं, अभी आपको मालूम होगा कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट में और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनको भी गिरफ्तार किया गया। वो इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि आज इंसाफ मांगना भी जुर्म बन चुका है। अफसोस है मुझे, कश्मीर में तो पहले ही मुंह बंद किया गया है। सहाफ़ी जुबैर के मामले पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अपना रद्दअमल दे रहे थे। इससे पहले महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी इस पर रद्दअमल दिया गया था। लेकिन अब बात करते हैं जेबीसी हॉस्पिटल की। बहुत पुराना हॉस्पिटल है और आपको याद दिला दें कि आज ये हॉस्पिटल सिकिम्स के साथ मुंसलिक है, यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ ये मुंसलिक है। लेकिन ये सबसे पहले जब इसकी बुनियाद डाली गई थी तो ये लगभग 33 साल पुराना हॉस्पिटल है और तब ये एक एनजीओ के साथ जो है मुंसलिक था। एक एनजीओ की जानिब से इसे जो है बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन बाद में इसे सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया और फिर यहाँ पर कुछ ओपीडी जो है बनाई गई और कुछ यहाँ डॉक्टर साहिबान रखे गए थे जो हर रोज़ यहाँ पर डॉक्टरों ऐसे मरीज़ों का इलाज और मुआवजा फराहम कर रहे थे। लेकिन अभी तक यहाँ 150 बिस्तरे का जो एकोमोडेशन है वो सिर्फ रखा गया है और सरकार की जानिब से इसकी तवज्जो जो है काफ़ी मबजूल नहीं कराई जा रही है इसकी तरफ, क्योंकि ये अगर ये हॉस्पिटल देखा जाए तो पूरे नॉर्थ कश्मीर को ये कैटर करता है और न सिर्फ ट्रॉमा हॉस्पिटल के तौर पर भी बल्कि दीगर जो अमराज होते हैं, जिनकी सर्जरीज होती हैं, तो इस हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा रोल बनता है न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के अंदर बल्कि सेंट्रल कश्मीर के बडगाम, गांदरबल और उसके साथ साथ श्रीनगर के लिए भी ये काफ़ी कारआमद हॉस्पिटल तस्वुर किया जाता है। और सरकार ने पिछले साल क्या बल्कि 3 साल पहले ये मंसूबा बनाया था कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, बेड स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाया जाए, ना 150 से लेकर 450 तक इसको बेड स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक वो मिशन मुकम्मल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्या वजूहात है, ये जानने के लिए पूरी जानकारी लेकर हमारे साथी फैसल इस वक्त हमारे साथ है और फैसल से पहले यहाँ जो कुछ तासुरात है, वजूहात है, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस साउंड बाइट के जरिए। यह गो हॉस्पिटल ये JEC अत कोत्या बेमार बडगोम पे गांदरबल पे यह इलाक सोरे अत क्या अत नसा यह हस्पताल सा बनो कत मगर यह हस्पताल बनो ना कहें तुम वो ना ड्रेनेज सिस्टम ना पार्क ना कह बेमारन गर्दा अत सह बेमार वार्डस मज बेडन पे कत गर्द खसान तुम हस्पताल अंदर क्या कम अज कम करो अत पे तहकीकत यह अगर ये गवर्नमेंट तुम चलावान वनस। चलिए, सरकार से उन्होंने दरख्वास्त की है कि इसकी तरफ जो है तवज्जो दी जाए। इस पर काफ़ी सारा इलाका जो है मुनहसर है। हम जाने की कोशिश करेंगे फैसल से क्या वजूहत है। फैसल की अभी तक जो प्रोजेक्ट है इसकी ताउसी का
जो मजीद बेड्स बढ़ाने हैं उसमें जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो रहा है, उसकी क्या वजूहत बताई जा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आपने पहले कहा कि ये तो हॉस्टल पॉपुलेशन को कवर करता है, खासकर अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें। और आपको ये बता दूं कि ये नॉर्थ इंडिया जो 33 साल से खस्ता है, 33 सालों से इसमें कोई तरमीम ही नहीं की गई। 1990 के करीब इस हॉस्टल को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद फारूक अब्बास साहब ने इसको अपनी तहवील में लिया, गवर्नमेंट तहवील में लिया, सिक्किम कॉलेज वहां सिक्किम के साथ इसको मुंसलिक किया, लेकिन आज तक 33 साल गुजरने के बाद भी इसकी कोई मरम्मत नहीं की। फारूक अब्बास साहब इसने ओपीडी में तरमीम की थी और डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल बनाया था। उसके बाद आज भी अगर हम देखें तो उसकी बिल्डिंग जो वही खस्ता है और जो भी धूल है, चाहे वो हाईवे की हो या अंदर जो हॉस्टल के रोड है, वो सारी धूल वार्ड्स में चली जाती है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है और जो अटेंडेंस पेशेंट्स के साथ होते हैं उनको वहां बैठने की जगह नहीं, उनके लिए पार्क नहीं रखी गई है। अगर हम वहां पे पेशेंट्स की बात करें तो हर रोज करीबन 2,500 के करीब पेशेंट्स को वहां पे ओपीडी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और उसके साथ साथ 100 या 150 के करीब अटेंडेंस वहां पे एडमिट किए जाते हैं और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसके साथ मुंसलिक है। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि 3 साल से वहां पे एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कि 250 के करीब बेड है, जिससे ये हॉस्टल जो है 400 बेड के करीब बन जाएगा और एक बहुत बड़ा हॉस्टल बन सकता है। लेकिन 3 साल वहां पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी 6 महीने लग सकते हैं बिल्डिंग के ढांचे को कंप्लीट करने में और उसके बाद मजीद 1 साल या 1.5 साल लग सकता है इसको अटेंडेंस के लिए लायक बनाने के लिए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये हॉस्टल बिल्कुल श्रीनगर में मौजूद। जब अगर हम देखें श्रीनगर पे गवर्नमेंट की एक मरकूज नजर रहती है, मखसूस नजर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हॉस्टल जो है आदमी तवज्जो का शिकार है और इस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। आदमी तवज्जो का शिकार है। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और फैसल का मानना है कि जिन कंसर्न्स के साथ भी उन्होंने बात की है वहां से यही खबर निकलकर सामने आई है कि अभी भी जो इसका ढांचा है उसको बनाने में 6 माह का टाइम लग सकता है और मुकम्मल तौर पर इसे जो पेशेंट्स के लिए डेडिकेट करने में, इसका इंटीरियर ठीक करने में, इसमें बाकी ज़रूरियात पूरी करने में 2 साल तक का जो वक्त है वो मज़ीद लग सकता है। 2 साल तक यहाँ के अवाम को ये मुश्किलात झेलने होंगे। सरकार बहुत कुछ कहती है, प्रेस नोट्स भी बहुत आते हैं, बयानात भी बहुत आते हैं, लेकिन हम आप तक एक साउंड बाइट जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये साउंड बाइट जो है ये नसीमाबाद, आरीबाग, नौगाम, श्रीनगर के इलाके के हैं, यहाँ के लोगों के हैं। क्योंकि यहाँ के लोग जिन्होंने आज सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया, इस एहतजाज में जज्बात है, इस एहतजाज में एहसासात है और वो एहसासात और जज्बात अगर वक्त की सरकार समझेगी तो उन्हें पता चलेगा कि ये लोग कितने मुश्किलात से दो चार हैं और ये लोग कहते क्या है, क्योंकि इन्हें पानी नहीं है और पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। शहर श्रीनगर के बिल्कुल अकब में ये रहते हैं, बिल्कुल नज़दीकी इलाका है और शहर के अंदर ही जब पानी ना हो तो फिर बुलंद बांग दावे करना, ऐलानात करना, प्रेस नोट जारी करना, अखबारात की सुर्खियां बटोरना वो सिर्फ एक रस्म हो सकती है, वो वाकई कोई डेवलपमेंट या अवाम की जो खातिरदारी है कभी भी नहीं हो सकती है। नसीमाबाद कॉलोनी रोजान आब कुरान शरीफ बच्चे नेरान फाके इंसाफ करतव कहीं आब रात हुशारी दुहस वदन ना डुबान ना शेरान यपर बड़ दह महस्तर फिलिला गो रेत आबस कहीं रेत गो वापस कहीं सरपंच वो नलक दफ्तर वाले। बात अहम है, मुतल्लिका सरपंच के पास भी गई हैं, R&B डिपार्टमेंट के पास गए हैं और शायद अब वज़ीर आज़म के पास जाना बाकी है, तब जाकर इन्हें पानी मिल सकता है। तो नाज़रीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को ये उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।